नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं गरिमा। भारत एक्सप्रेस में हम शुरू कर रहे हैं सत्य एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें कैमरा, रिपोर्टर और राइटर सबके सब सत्य का संधान करेंगे, क्योंकि सत्य देखना और उसको दिखाना बेहद जरूरी है और इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है उस सत्य को आवाज देना। सत्य में आपको पूरा देश नजर आएगा, घटनाएं दिखेंगी, ग्राउंड रिपोर्ट दिखेगी और कड़वा सत्य दिखेगा। लेकिन सबसे पहले जिस सत्य को आपके सामने हम जाहिर करेंगे वो सत्य है नीतीश कुमार का, वो सत्य है बिहार की सियासत का, वो सत्य है नीतीश कुमार के 2024 को लेकर देखे गए एक सपने का। हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि बीजेपी को यदा कदा गच्चा देने वाले नीतीश कुमार स्वयं बिहार के सुशासन मॉडल में गच्चा खा गए हैं। नीतीश कुमार के सितारे गर्दिश में हैं क्योंकि पटना में बवाल है। दो पक्षों के बीच की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ी कि 100 राउंड फायरिंग हुई और सिर्फ इतना नहीं, 3 लोगों की मौत हुई है, कई लोग जख्मी हुए हैं। अब अपने साथ छोड़ रहे हैं और विरोधी तंज कर रहे हैं। वाहनों में हाहाकारी आग, मैरिज हॉल में आगजनी और भारी पुलिस कर्मियों का जमावड़ा। ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की, जहां पार्किंग से गाड़ी निकालने के विवाद में अंधाधुंध गोलियां चली और घटना से गुस्साए लोगों ने आरोपी के घर और मैरिज हॉल को आग के हवाले कर दिया। फायरिंग और आगजनी की घटना के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि यह विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ और बढ़ता गया। इतना बढ़ा कि ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई और 2 लोग मौके पर ही जान गंवा बैठे, जबकि 5 लोग गोली लगने से जख्मी हुए। फायरिंग में घायल लोगों को पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है, जहां एक शख्स की हालत बेहद नाजुक है। मामले की छानबीन भी शुरू कर दी गई है और पुलिस का दावा है कि किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। भारी पुलिस दल मौके पर तैनात भी है। यहाँ पे हम लोग पुलिस कैंप कर रही है। इसमें हम लोगों ने अभी तक 7 अरेस्टिंग कर ली हैं, जो घटना में शामिल थे। उनकी 7 लोगों की अरेस्टिंग हो गई है। नाम सर उनका है? नाम है उसमें एक यहाँ का वर्तमान मुखिया भी है जिसकी अरेस्टिंग की गई है और नाम हम थोड़ी देर में आपको क्लियर कर देंगे। इसमें और जिन का नाम आया है उनकी अरेस्टिंग का प्रयास चल रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब सियासत गरमाने लगी है। पप्पू यादव ने पीड़ितों से मुलाकात की और बिहार सरकार पर सवाल उठाए। जब सीएम बनेंगे कुशवाहा, सीएम बनेंगे मांझी जी का बेटा, सीएम बनेंगे तेजस्वी जी, सीएम बनेंगे चिराग जी, फलना जी, अखबार पीडीएफ सब इसी में होड़ में लगा हुआ है। मतलब सीधी बात है कि राजनीति हो रही है और पब्लिक जाए भाड़ में। बिल्कुल, सिर्फ इस बिहार में राजनीति हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, मुखिया को मार दिया सबको, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा है। इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी नीतीश के सुशासन पर चुटकी ली और कहा कि पीएम बनने का ख्वाब सजाने वाले नीतीश अपने सुशासन मॉडल पर भी काम कर लें। शासन अगर चलता है धमक से, शासन चलता है इकबाल से, शासन चलता है किसी के रौब से, शासन देखना हो नीतीश बाबू का को तो आ जाएं। उत्तर प्रदेश बगल में है, जोगी जी के यहाँ जोगी जी का शासन चलता है। ये कहते हैं आपसी रंजिश था, वहाँ भी कोई आपसी रंजिश करके अगर करता है ऐसा तो उसको तुरंत जमी जोत कर दिया जाता। नीतीश झटका दर झटका झेल रहे हैं। पहले शराब कांड, फिर मांझी, फिर कुशवाहा और अब पटना बवाल। जाहिर है नीतीश के सुशासन मॉडल पर सवाल उठना ही था, क्योंकि शायद दिल्ली पर ध्यान देने के चलते वो बिहार देख नहीं पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इन तस्वीरों ने चौंकाया है और इसलिए चौंकाया है क्योंकि पूरा पुलिसिया अमला वहां मौजूद था, तमाम जवान वहां मौजूद थे। उसके बावजूद ये जगह जहां पर ये आगजनी हुई, जहां पर फायरिंग हुई, ये जगह जलती रही। 3 लोगों की जिंदगियां चली गई, कई लोग जख्मी हुए हैं और सब कुछ जो हो रहा था वो पहली दफा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रमेश मेरे सहयोगी इस खबर का सत्य आप तक पहुंचाएंगे। रमेश, हमने जो रिपोर्ट दिखाई
उस रिपोर्ट में हमने सबसे अंतिम पंक्ति में ये लिखा कि नीतीश कुमार 2024 के चुनाव में उलझ गए हैं, वो दिल्ली की तरफ नजरें करके बैठे हुए हैं। क्या इसीलिए बिहार की तरफ से नजरें छूट रही हैं? और क्या जो सिलसिलेवार सब कुछ हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है? क्या सत्य यही है? रमेश, प्रश्न ये। देखिए, सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था का है। जिस तरह से पुलिस की उपस्थिति में इस तरह से आगजनी होती है, इस तरह से हमले होते हैं। आप देखिए, ये रंजिश पुरानी थी, निश्चित चुनाव की रंजिश थी। एक पक्ष जो था वो चुनाव में हार चुका था, दूसरा पक्ष जीता हुआ था। पार्किंग एक बहाना था, पार्किंग कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। आग पहले से धधक रही थी, पार्किंग ने उसे बस एक हवा दे दी और हवा देने के बाद ही ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। पार्किंग के लिए कभी कोई गोली नहीं चलाता है, पर वहां पे ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। 5 लोगों को गोली लगती है और 2 लोग मौके पे ही मृत्यु हो जाती है। एक आदमी की हॉस्पिटल में मृत्यु होती है। उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो उस पक्ष के लोग घर पे जाते हैं, घर को आग के हवाले कर देते हैं। जो गाड़ियां खड़ी हैं उसको आग के हवाले कर देते हैं। और आप देखिए कि प्रशासन जो है वो सोता रहता है। बिल्कुल रमेश, मुझे ये बताएं कि क्या ये जो बिहार का सुशासन मॉडल है, जिसकी यदा कदा चर्चा भी होती है, नीतीश स्वयं कहते हैं कि बिहार का सुशासन मॉडल, मैं ये सत्य आपसे समझना चाहती हूँ रमेश कि ये जो सुशासन मॉडल की हवा निकलती हुई दिख रही है, इसका सत्य अगर बता पाए आप दर्शकों को। आप गरिमा देखें कि वहाँ गांव-गांव में, घर-घर में शराब की तस्करी हो रही है। हर बच्चा शराब बेच के अपना कुछ पैसा कमा रहा है। बेरोजगारी की हालत वहाँ चरम पे है। तो कहीं ना कहीं ये सारा जो सुशासन है कुशासन में बदलता जा रहा है। और मुझे तो लगता है कि जिस तरह से हमला हुआ है और उसके बाद से राजनीति शुरू हुई है, कहीं ना कहीं ये राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित होगा। जिस तरह से उनकी दिल्ली पर नजर है, उनकी वहाँ की कुर्सी ना चली जाए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश आपका इस बातचीत के लिए। तो ये यानी कि पुष्टि कर रहे हैं रमेश भी, इस खबर के सत्य को दिखा रहे हैं आप तक कि वाकई 2024 का चुनाव, दिल्ली पर नजर, कांग्रेस को सलाह कि विपक्ष को एकजुट कर लीजिए, समय आ गया है। तो ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं बिहार की तरफ से या बिहार के सत्य को नीतीश कुमार को देखने नहीं दे रही हैं। अगली खबर महाराष्ट्र से, उस खबर का सत्य आप तक पहुंचाते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि महाराष्ट्र की जो सियासत इन दिनों हम देख रहे हैं वो देश की राजनीति में एक नया दौर लिख रही है। बाला साहब ठाकरे के स्वाभाविक वारिस कौन? उद्धव ठाकरे पैदल हैं, न माया मिली न राम। सुप्रीम कोर्ट से कुछ उम्मीद उनको जरूर थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बाद में सुनवाई का झुंझुना उन्हें थमा दिया है। अब ले देकर हालत ये है, ले देकर सत्य ये है कि पहले पद गया, फिर पार्टी गई, फिर निशान गया और फिर विधानसभा का दफ्तर भी चला गया। बहुत अच्छा होगा, बहुत खुश हुआ। उद्धव ठाकरे इन दिनों सबसे मुश्किल दौर में है। उद्धव को एक के बाद एक बड़ा झटका लग रहा है। पहले सत्ता से बेदखल हुए, फिर पार्टी का नामो निशान छीना और अब उनका विधानसभा दफ्तर भी चला गया। उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिलने की उम्मीद है, लेकिन अदालत ने भी आज इस मुद्दे पर कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सुनवाई आगे के लिए टाल दी। विरासत छीनने की बौखलाहट उद्धव ठाकरे में नजर आने लगी है और यही वजह है कि वो सीधे अमित शाह को टारगेट कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह को उद्धव ने मोगेम्बो तक कह डाला। कल कोई आया था पूना में, कहते हैं, उन्होंने पूछा क्या कैसे चल रहे महाराष्ट्र में, तो कहा कि आज बड़ा अच्छा दिन है। तो क्यों? तो शिवसेना का नाम और चिन्ह हमने अपने साथ जो गुलाम आए हैं उनको दे दिया। तो व्यक्ति बोले बहुत अच्छा, मोगेम्बो खुश हुआ। मातोश्री में आज सुबह से भारी सियासी हलचल है। उद्धव गुट की महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और संजय राउत एक बार फिर 2000 करोड़ की डील की बात दोहराते नजर आए। देश को अवगत किया है कि जिस तरह से शिवसेना और शिवसेना का जो निशानी है, तीर कमान, वो हमसे छीन लिया है। वो न्याय नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो एक व्यवहार और व्यापार हो गया, खरीद लिया गया। और अब तक 2000 करोड़ रुपए की लेन देन उस मामले में हुई है, सिर्फ शिवसेना से चिन्ह और नाम छीनने के लिए। ये मेरा प्राथमिक अंदाज है, जिसे आप एफआईआर कहते हो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। दिस इज एफआईआर, ये मेरा एफआईआर है। ये निर्णय खरीदा हुआ निर्णय है। 2000 करोड़ का व्यवहार अब तक हो चुका है 6 महीनों में।
सिर्फ चिन्ह और नाम के लिए। उद्धव और उनके सैनिक बीजेपी पर हमलावर हैं, तो बीजेपी और उनके समर्थक उद्धव गुट को खरी खोटी सुना रहे हैं। संजय राउत जी अपने औकात में रहे। अभी तो कहीं चड्डी पहनना उन्होंने सीख लिया है। नाड़ा कभी उतरेगा पता भी नहीं चलेगा और अपने औकात से ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। ना आप एक चुनाव लड़े हो, ना एक चुनाव जीते हो। किसी के फेंके हुए टुकड़ों पर तुम्हारा घर चल रहा है, उस व्यक्ति ने किसके ऊपर आरोप करना है सोचकर करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की जो लड़ाई उद्धव वर्सेस शिंदे से शुरू हुई थी, वो अब उद्धव वर्सेस बीजेपी में कन्वर्ट हो गई है और एकनाथ शिंदे के लिए बैटिंग अब स्वयं अमित शाह कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मेरे सहयोगी हरीश तिवारी मेरे साथ हैं। हरीश, मैं जो इकलौता सत्य, एकमात्र सत्य जो समझना चाहती हूँ इस खबर का, वो ये है कि उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट की तरफ बड़ी उम्मीद की, अपेक्षा की निगाह से देख रहे हैं। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक तरफ देश की वो सर्वोच्च अदालत है जिसने तुरंत सुनवाई से मना कर दिया है और कहा है कि इस मैटर में इतनी जल्दी सुनवाई कोई बहुत लाजिमी चीज नहीं है। ऐसे में मुझे बस इतना समझाएं और मेरे दर्शकों को ये सत्य बताएं कि महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे की स्थिति और उनकी हैसियत आगे आने वाले दिनों में कैसी रहने वाली। गरिमा, मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पर राजनीतिक उठापटक चल रही है और झटके पे झटका उद्धव ठाकरे को लग रहा है, इससे पूरी जनता समझ चुकी है कि आने वाला दिन उद्धव ठाकरे का अच्छा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज की अगर हम पूरे दिन भर की दिनचर्या देखें तो कहीं ना कहीं जो दीपक केसरकर हैं, जो खास तौर से शिंदे गुट के प्रवक्ता हैं और शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगा दिया आज संजय राउत के ऊपर कि लगातार जो है जो सरकारी एजेंसियां हैं उनके खिलाफ ही लगातार बयानबाजी जो कर रहे हैं, तो क्यों न इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनकी जमानत जो है, जमानत पे जो छूटे हैं वापस इनको क्यों न गिरफ्तार किया जाए। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बचाव के लिए, संजय राउत के बचाव के लिए उद्धव ठाकरे आज मातोश्री पे एक बैठक की जिसमें उनके बचे खुचे कुछ विधायक थे वो आए थे, कुछ बड़े नेता भी आए थे, लेकिन उनसे बातचीत करने के बाद उन्होंने पत्रकारों से भी अपनी भड़ास निकाली और उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री हों या अमित शाह के ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि जो सरकारी एजेंसियां हैं खास तौर से सरकारी गुलाम बन गई हैं पिछले 8 वर्षों से। तो इस तरह के बयानबाजियों का दौर आज पूरे महाराष्ट्र में चलता रहा, जिसे देख करके यही अनुमान लगाया जा सकता है गरिमा कि यहाँ आने वाला जो राजनीतिक संकट है वो अभी दूर नहीं हो पाएगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी बहुत कुछ खास दे पाने की स्थिति में उद्धव ठाकरे को नहीं है, ये अंतिम सत्य माना जाए हरीश? बिल्कुल गरिमा, देखिए सुप्रीम कोर्ट इसके पहले की अगर हम बात करें, चुनाव आयोग में जब इन पार्टी का सिंबल या उनकी शिवसेना पार्टी के जब गया था तो उस दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा था कि एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी है, उसे फैसला लेना उसका कार्य है, पहले भी कह चुका है। और उसके बाद जो फैसले में हमारी आपकी जब परसों बात हुई थी तो उसमें मैंने साफ तौर पे कहा था कि जो चुनाव आयोग ने जो उसमें दलील दी है उससे देखा जाए तो दलील सत्य है। उससे असहमत होने का कोई कारण सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं होगा, क्योंकि ये सत्य है कि उद्धव ठाकरे के पास बहुमत नहीं है और बहुमत एकनाथ शिंदे के पास है। इसीलिए शिवसेना का कर्ता धर्ता एकनाथ शिंदे को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आपका इस जानकारी के लिए। तो ये सत्य महाराष्ट्र की सियासत का। अब अगला सत्य छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय के छापे का, क्योंकि आज ताबड़तोड़ अंदाज में सुबह 5 बजे से कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और पूरी कांग्रेस पार्टी में घमासान मचा हुआ नजर आया। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां पहले से ईडी और सीबीआई के बेजा इस्तेमाल के आरोप पर हमेशा मुखर रही हैं और आज फिर कांग्रेस ने इसे बीजेपी की बदले की कार्रवाई बताया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबियों पर नकेल। शिकंजे में 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेस नेता। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर ईडी की टीम फुल एक्शन में है। रायपुर, भिलाई के अलावा कई जगहों पर छापेमारी चल रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं के घर पर रेड डाली है।
सुबह 5 बजे ईडी की टीम रायपुर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं के घर पहुंची और दस्तावेजों को खंगालना शुरू कर दिया। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि 24 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन होना है। उससे पहले कांग्रेस नेताओं के घर ईडी की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बड़े कांग्रेस नेताओं के यहाँ आज ताबड़तोड़ छापे मारे हैं। फरवरी में 24, 25, 26 को राष्ट्रीय अधिवेशन होना है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में, रायपुर में, और उसके पहले ठीक ये जो कार्रवाई हुई है ईडी की, इससे छत्तीसगढ़ में राजनीतिक हड़कंप मच गया है। बड़े कुछ नाम है जिनके छापेमारी हुई है और ये सारे लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी बताए जा रहे हैं। आज एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम इसको कह सकते हैं जो छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है कि ईडी कांग्रेस के आधा दर्जन बड़े नेताओं के यहाँ दबिश देने पहुंची है। रायपुर से अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस। ईडी के इस एक्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे बदले की कार्रवाई बता दिया। और अधिवेशन के ठीक पहले करने का उसका क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे, कर रहे हैं, उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई का सियासी असर नजर भी आने लगा। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाइयां लंबे समय से चल रही है। लगातार जांच का काम चल रहा है और आज जो ईडी के छापे पड़ने की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। कांग्रेस के 85वें अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हो रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि आशंका थी, भारतीय जनता पार्टी ने ईडी को आगे कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी जब भी राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पाती है तो ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन की देश दुनिया पे निगाहें टिकी हुई हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की साख पूरी तरीके से समाप्त होने का भय सता रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं के यहाँ छापे मरवा के कांग्रेस के अधिवेशन को डिस्टर्ब करना चाहती है। राज्य में पहले भी ईडी की टीम कई बार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन पहली बार सीधे तौर पर कांग्रेसी नेताओं के घर पर टीम ने छापेमारी की। जानकार इसे आने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स के नजरिए से भी जोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अब 2 पक्ष हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि अगर घोटाला नहीं है तो डर क्यों है और भय क्यों है। प्रशांत त्यागी ये सत्य हम तक पहुंचाएंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इन दोनों ही पक्षों का मैं सत्य आपसे संक्षेप में समझना चाहती हूं। एक तरफ ये कि डर क्यों है और दूसरी तरफ ये कि इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए 2 चीजें हैं कि सीबीआई ईडी की जो ये कार्रवाई हो रही है, इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल सबसे पहले यहाँ पर खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सीधे तौर पर मोदी सरकार पर आरोप लगाए कि 2004 से लेकर 2014 तक कुल 112 ईडी की रेड्स हुई थी और अब तक 2014 से लेके और 2023 तक, यानी कि पिछले 9 सालों में करीबन 3000 से ज्यादा ईडी रेड्स विभिन्न दलों पर जो ओपोजिशन के अंदर हैं उनके ऊपर हो चुकी है। तो आखिरकार सरकार को इस वक्त क्या नजर आ रहा है कि ईडी का इस्तेमाल इस तरह से किया जा रहा है। वहीं अगर आरोप की बात करें तो करीब 10 से 12 नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर ईडी के छापे पड़े हैं और सुबह 5 बजे से कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई थी। लेकिन आरोप अगर लगे थे तो यानी कि कुछ ना कुछ प्रूफ यहाँ पर ईडी के हाथ में जरूर लगा होगा। लेकिन कांग्रेस टाइमिंग को लेकर सवालिया निशान खड़ी कर रही है, क्योंकि 24, 25 और 26
3 दिवसीय कांग्रेस की प्लेनरी सेशन है, रायपुर के अंदर से राष्ट्रीय अधिवेशन है, बड़े स्तर का अधिवेशन ये माना जा रहा है, क्योंकि CWC को लेकर भी इसमें चर्चाएं होंगी और आगे की 2024 और साथ ही साथ 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों की रणनीति और रूपरेखा तय की जाएगी। तो ऐसे में अब प्रेशर पॉलिटिक्स का हवाला यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दे रही है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर भी चुनाव है। तो अब आगे किस तरह से जो सरकार है वो डिफेंड करती है और क्या क्या सबूत निकल कर आते हैं, क्योंकि ईडी ने जो छापे की है उसकी जो ब्रीफिंग है वो अभी हालांकि सामने नहीं आई है कि आखिरकार क्या क्या चीजें उनको बेनामी चीजें मिली हैं, लेकिन इसकी भी जल्दी सूचना सामने दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस लगातार हमलावर है इस पूरे मुद्दे को लेकर। वहीं बीजेपी का यही कहना है कि अगर कोई छुपाने को नहीं है, कोई आरोप अगर लगे है और पार्टी के जो नेता हैं उनका कोई दोष नहीं है, तो आखिरकार घबराहट की बात क्या है। लेकिन अब जो राजनीतिक समीकरण है, लगातार आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो गए। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि कल इसको लेकर कितनी राजनीतिक चीजें आगे बढ़ती है। लेकिन जो सूत्रों से हमारी बात हुई है, बिहाइंड द कैमरा जो बात हुई है, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इस पूरी रेड को लेकर बिल्कुल बैकफुट पे नहीं है। रायपुर में अधिवेशन जिस हिसाब से प्लान किया गया है उसी स्तर पर होगा। राष्ट्रीय स्तर पर जो राज्य है, लगातार जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, बड़े स्तर पर रायपुर पहुंच रहे हैं और बड़ी समागम के तौर पर इस अधिवेशन को किया जाएगा, देखा जा रहा है। प्रशांत, लेकिन सबसे शुरुआत में आपने जो आंकड़े सामने रखे कि इतने समय से लेकर इतने समय तक ईडी की इतनी रेड्स हुई और इस समय से लेकर इस समय तक ईडी की इतनी रेड्स हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़े सत्य को बताता है। और सत्य ये भी है कि फिर अगर कुछ किया नहीं तो डरने की आवश्यकता है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत आपका इस पूरी बातचीत के लिए। अब सत्य में जिस खबर का सत्य सामने आना बेहद ज़रूरी है, वो खबर आपको परेशान करेगी, झकझोरेगी, क्योंकि कोई नहीं जानता कि एक अजन्मे मासूम का गुनहगार कौन है, जिसे माँ के पेट में ही मौत नसीब हुई। माँ स्वयं भी नहीं जानती कि दोषी कौन है। बस हाँ, अभी तक जो सत्य मालूम हुआ है वो बस इतना ही है कि पुलिस दबिश देने घर में घुसी थी, उसी आपाधापी में ये दर्दनाक घटना घटी। लेकिन इस खबर का सिरा जहाँ से जुड़ता है वो सत्य क्या है, वो दिखाते हैं आपको। दुनिया का सबसे भारी जनाजा एक मासूम का होता है, और एक ऐसा मासूम जिसने अब तक इस दुनिया में कदम भी न रखा था। परिवार पर कहर टूटा है, मासूम का जनाजा दादी की गोद में है। और ये वो माँ है जिसने अपनी उस औलाद को खो दिया जिसके जन्म का इंतजार बस कुछ ही दिनों का था। ये माँ ये भी नहीं जानती कि उसकी औलाद की जिंदगी के दुश्मन हैं कौन। मार पिटाई की है, मेरी बेटी को धक्का दिया है, मेरी बेटी को बेड पे गिरी है बुरी तरह से, बुरी हालत में। फिर मेरी उसकी सास दिखाने करने आई, फिर मेरे ढोर फोन गया, मैं भी देखने को आई हूँ। तो माड़ी खीरा में दिखाई है, तो माड़ी खीरा में नर्स बोली कि बच्चा तो खत्म होने वाला, लल्लड़ को ले जा। लल्लड़ लाए तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ, बच्चा मरा हुआ। बच्चे के मुंह की रहा खून आ रहा है। डॉक्टर इस वजह से रहे, इसको चोट लगी हुई है, कि चोट लगी हुई है, धक्का उक्का मारे थे, ये पेट में कोई लात वात लगी हुई है, चोट लगी हुई है, जब बच्चा को परेशानी हुई। दरअसल इस दर्दनाक कहानी का सिरा भरतपुर के नासिर और जुनैद से जुड़ा है, जिनकी भिवानी में गौ तस्करी के शक में जान चली गई। इसी मामले में पुलिस ने आरोपी श्रीकांत के घर दबिश दी और इसी दौरान ये घटना घटी। रेड मारी उन्होंने 3:30 बजे के लगभग, 30-40 आदमी थे। अब हमने तो कभी जीवन में ऐसा माहौल देखा नहीं, ना कभी हमारे घर रेड पड़ी। अब अचानक से जैसे वो आए, पहले मुझे उठा लिया, फिर दूसरे के किवाड़ों को थपथपाने लगे जोर जोर से। अब उसने जैसे गेट खोला, उन्होंने धक्का दे दिया, वो उसके लगा, मतलब गिर पड़ी। लगने पूरे महीने से थी वो, 9 महीने पूरे हो गए थे उसके। हमें उसे हॉस्पिटल में ही लाना था और ये हादसा हो गया। हम तो सारे बाहर हो गए जी, घर कोई रहा नहीं। उसके पेन बढ़ता ही गया, फिर हम हॉस्पिटल लाए तो वहाँ मरा हुआ लड़का निकला। दर्द पर सियासत देश में कोई नई रवायत तो नहीं है, और इसी रवायत का सिलसिला आगे बढ़ाया बीजेपी नेता सूरजपाल अम्मू और असदुद्दीन ओवैसी ने। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों को कहीं किसी ने भी अधिकार नहीं दिया, ना कानून ने अधिकार दिया, ना किसी और ने अधिकार दिया, ना अशोक गहलोत ने अधिकार दिया कि आप किसी के घर के अंदर घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ बदतमीजी करें, बर्बरता करें और उस बच्चे की कोख में हत्या कर दें।
राजस्थान के पुलिसकर्मी जो भी यहाँ पर आए उनको हरियाणा नूह पुलिस की हेल्प लेनी चाहिए थी, सहयोग लेना चाहिए था और कानून का पालन करना चाहिए था, जो मेरे हिसाब से नहीं किया गया। ऐसे दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तुरंत प्रभाव से मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको सलाखों के पीछे। मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूँ, अशोक गहलोत साहब, अगर थोड़ी सी भी हया शर्म है तो उन दोषी पुलिसकर्मियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करें। अगर भारत में दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया जा सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी खेत की मूली, कुछ भी हो सकता है। पीड़ित परिवार की माने तो अजन्मे मासूम की मौत पुलिस की दबिश के दौरान हुई, लेकिन पुलिस है कि कुछ जानती ही नहीं। मगर इस सब के बावजूद फिलहाल उम्मीद और अपेक्षा इस बात की होनी चाहिए कि पीड़ितों को जल्द से जल्द इंसाफ मिल पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इंसाफ का भी एक सत्य होता है। ये सत्य किस तरफ जाता हुआ भी नजर आ रहा है, ओम प्रकाश राय मेरे सहयोगी मुझ तक पहुंचाएंगे, हम तक पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। ओम प्रकाश, अब जिक्र इंसाफ का ये हो चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इंसाफ का सत्य किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या उम्मीद दिखती है, अपेक्षा है थोड़ी बहुत कि इंसाफ मिल पाएगा? बच्चे की जो मौत हुई है कोख में, ये भी अपने आप में जो है बहुत ही दुखद है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब परिजनों ने इसको लेकर एसपी को शिकायत दी तो उसके बाद वो बच्चे को कब्र से निकाला गया, उसके और पोस्टमार्टम के लिए दिया गया था। जहां तक नेताओं के बयान की बात है तो वो तो जो बयानबाजी होती है उससे हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो जो राजस्थान पुलिस रविश देने आई थी, जो आरोपी है श्रीकांत, उनके लिए तो वो एक तरह से कोई भी स्टेट की पुलिस, आप जानती है गरिमा, की अगर किसी स्टेट दूसरे स्टेट में जाती है तो वहाँ कॉपरेशन होता है, उस स्टेट की पुलिस से कोऑर्डिनेशन करके फिर वहाँ छापा मारी जाती है, क्योंकि उसे एक्चुअल उस जगह के बारे में मालूम है नहीं, और जो भी होता है वो सारे रहते हैं। और जिस तरह से जैसा इनका कहना है कि 30-40 पुलिस कर्मी थे, तो 1-2 सेक्शन फोर्स लेके जो दूसरी पुलिस आती है और यहाँ जो दूसरे स्टेट की फोर्स पुलिस होती है वो उनकी मदद करती है। तो ऐसा हुआ बिल्कुल इस तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं ओम प्रकाश, जिन्हें फॉलो नहीं किया गया, और अब क्योंकि सत्य हम दिखा रहे हैं दर्शकों तक, तो ये पहुंचाना भी जरूरी था कि इंसाफ का सत्य किस तरफ बढ़ रहा है। और सबसे जरूरी है इस मामले में कि कम से कम अब उस अजन्मे मासूम को, पीड़ित परिवार को, उसकी मां को, सबको इंसाफ मिल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश आपका इस पूरी बातचीत के लिए। सत्य में कोशिश रहेगी कि हर उस घटना का सत्य आपके सामने रखें जो कई बार छिपा हुआ होता है, परतों में होता है, सामने नहीं आता। कोशिश यही रहेगी कि उस सत्य का अनावरण इस कार्यक्रम में आपके सामने कर पाए। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।